सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्स्ट जेन नर्सेस बाय रितिका। तो आज हम जो यूनिट 11 हम कर रहे थे कंटिन्यू, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि हेल्थ केयर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। मतलब कि हेल्थ केयर में जो जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अगर कोई ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स में कोई भी एक्सपोजर में आ जाता है किसी भी डिजीज़ की में, किसी भी इन्फेक्शन की में, तो उसके बाद हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें 3 टॉपिक हम मेनली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ केयर ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जो हम हेल्थ केयर सेटिंग में यूज़ करते हैं और फॉलो करते हैं टू प्रिवेंट द हेल्थ केयर इंजरी। एंड नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ। और ऐसे कौन कौन से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम यहाँ पे हेल्थ केयर सेटिंग में करते हैं वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज निडल स्टिक इंजरी, और अगर निडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो क्या क्या हमें प्रिवेंशन करनी है, क्या क्या उसके मेजर्स होते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशन हेल्थ ऑर्डिनेंस, मतलब कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम हेल्थ ऑक्यूपेशनल सेटिंग में यूज़ करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, अ सेट ऑफ लॉज रेगुलेशंस दैट सेफगार्ड वर्कर्स हेल्थ। मतलब ऐसे लॉज एंड ऐसे रेगुलेशंस जो कि क्या सेफगार्ड करती हैं वर्कर्स की, किसी भी वर्कर की हेल्थ कंडीशन को, हेल्थ स्टेटस को, एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स। मतलब नॉट ओनली दी अदर ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स, बट हम मेनली यहाँ पे हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में भी ऐसे लॉज होते हैं, ऐसे रेगुलेशंस होते हैं जो कि वर्कर्स की सेफ्टी को क्या करते हैं, एनहेंस करते हैं। सो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि हर एक एम्प्लॉई को क्या देना चाहिए, हेल्थ केयर सेटिंग में पीपी प्रोवाइड करनी चाहिए। पीपी मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि एक हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी को क्या कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं एंड प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड करने चाहिए। ऐसे पीपी में क्या आ जाता है, गाउन्स आ जाते हैं, ग्लव्स आ जाते हैं, ठीक है, मास्क आ जाता है, शू कवर आ जाता है, हेयर कवर आ जाता है, ठीक है। एंड अगर हम ओटी में काम कर रहे हैं तो एक शीट आती है, मतलब फेस शीट आती है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज कंडक्ट हेल्थ चेक, मतलब कि जैसे हमने अभी इसमें इंडिकेटर्स में पढ़ा था कि हमें एनुअल हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज करना चाहिए, ठीक है। एनुअल हेल्थ चेकअप क्या होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें हम हर वर्कर की जो है हेल्थ स्टेटस जो है चेक करते हैं थ्रू डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है। वो एनुअल हेल्थ चेक क्या होता है कि हर ईयरली हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ऐसे ही हमें हेल्थ चेकअप जो है कंडक्ट कराने हैं। नेक्स्ट इज अरेंज ट्रेनिंग ऑन इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हमें ट्रेनिंग करनी है स्टाफ की, ठीक है। देन उसके बाद आता है नर्सिंग रोल। इसमें नर्सिंग का रोल क्या क्या हो सकता है, फॉलो हॉस्पिटल सेफ्टी गाइडलाइंस, मतलब कि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं हॉस्पिटल के थ्रू, हॉस्पिटल के स्टाफ के थ्रू, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट के थ्रू, वो हमें फॉलो करनी है। हमें नॉट ओनली द नर्स, फॉर द नर्स, सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को, सारे हेल्थ केयर स्टाफ को ये फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिपोर्ट हजार्ड। अगर कोई हजार्ड हो जाता है, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में किसी भी वर्कर के साथ, तो हमें इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेट इन ऑक्यूपेशन हेल्थ कमिटीज। जो भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ कमिटीज होती हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। मतलब कि हॉस्पिटल सेटिंग में एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, ठीक है, सारे स्टाफ को एजुकेशन दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। एक कमेटी होती है ऐसी जहाँ पे इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक आईएनसी नर्स होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल आईसीएन नर्स, सॉरी इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती हैं, उनके वो भी इस कमेटी में एडेड होती हैं, ठीक है। तो वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं टू द वर्कर्स और स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये हो गया हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑर्डिनेंस। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर स्टाफ। मतलब हेल्थ केयर स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से हमें इसे मैनेज करना है, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि होते क्या है। डेफिनेशन में आता है, अ प्लान शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन गिव्स टू हेल्थ केयर वर्कर्स टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब कि एक ऐसा जो ये प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, वो एक ऐसा शेड्यूल प्लान प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम हेल्थ केयर वर्कर्स को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किस लिए प्रोवाइड करते हैं, टू प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। किससे प्रिवेंट करने के लिए, जो भी इन्फेक्शन हमें हॉस्पिटल के थ्रू हो सकते हैं उनसे हमें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 3 कैटेगरीज आती है। मतलब वैक्सीनेशन हमें किस किस तरीके से देनी है। ऐसा नहीं है कि भाई एक डॉक्टर है, ठीक है, और एक हाउस कीपिंग स्टाफ है, तो उन दोनों को हम सेम वैक्सीनेशन देंगे एट द सेम टाइम, ऐसा नहीं है। कैटेगरी डिवाइड है, ठीक है, क्योंकि रिस्क जो होता है, हाई रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, वो क्लिनिकल स्टाफ को ज़्यादा होता है। क्लिनिकल स्टाफ वो होता है जो कि पेशेंट को डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कोई पेशेंट है, ठीक है, और हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट है, डॉक्टर है, तो
पेशेंट के एक्सपोजर में कौन ज़्यादा होता है, और डॉक्टर्स होते हैं या फिर हाउस केयर डिपार्टमेंट होता है, तो डॉक्टर्स होते हैं, तो उनको उस वैक्सीनेशन की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए हमने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। ठीक है, तो कैटेगरी में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज कैटेगरी ए, जिसमें क्या होता है, हाई रिस्क या फिर क्लिनिकल स्टाफ। मतलब कैटेगरी ए में जो वैक्सीनेशन आती हैं वो हम किसको प्रोवाइड करते हैं, जो कि हाई रिस्क पे होते हैं, मतलब कि जिनको ज़्यादा रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, जैसे कि क्लिनिकल स्टाफ। क्लिनिकल स्टाफ मैंने बताया डायरेक्ट केयर जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, साइंटिस्ट वगैरह। ओके, नेक्स्ट इज कैटेगरी बी। बी में कौन से आते हैं, जिनको थोड़ा सा कम रिस्क होता है, जैसे कि आते हैं सब क्लिनिकल स्टाफ, जिसमें क्या होता है कि सब क्लिनिकल स्टाफ में क्या होता है, ऐसा स्टाफ जो कि क्लिनिकल स्टाफ को सपोर्ट करता है, जैसे कि पैरामेडिकल स्टाफ हो गया, ठीक है, रेडियोलॉजी पर डिपार्टमेंट हो गया, ओटी डिपार्टमेंट हो गया, तो ये क्या होते हैं, क्लिनिकल डिपार्टमेंट को, क्लिनिकल स्टाफ को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो कैटेगरी सी की जो वैक्सीनेशन होती है वो हम किनको प्रोवाइड करते हैं, मिनिमल रिस्क को, मतलब ऐसा स्टाफ, ऐसे वर्कर्स जिनको बहुत ज़्यादा कम रिस्क होता है इन्फेक्शन होने का, जैसे कि नॉन क्लिनिकल स्टाफ, ऐसा स्टाफ जो कि क्लिनिकल में वर्क नहीं करता है, जैसे कि हमारे रिसेप्शनिस्ट हो गए, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद हम इसके कुछ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पढ़ेंगे कि हम वैक्सीनेशन देते हैं तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक नर्स की। तो क्या क्या होती है कि हमें अरेंज करानी है सारी वैक्सीनेशन एंड उसकी डोजेस, मतलब कि इससे हेपेटाइटिस बी उसकी 3 डोजेस लगती हैं, तो हमें सारा कुछ मेंटेन करना है, वो 3 डोजेस जो है टाइम टू टाइम वर्कर को मिले, वो हमें इंश्योर करना है, सारी जो डोजेस है उनको अरेंज कराना है। नेक्स्ट इज एजुकेट करना है सारे स्टाफ को कि डोजेस की क्या क्या वैल्यू है। लाइक सपोज कि किसी स्टाफ को हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट किया, ठीक है, उसने फर्स्ट डोज ले ली, सेकंड डोज ले ली, बट वो कह रहा है कि सेकंड डोज ले ली मैंने, अब थर्ड की ज़रूरत नहीं है, मैं मतलब प्रिवेंट हो चुका हूँ किसी भी इन्फेक्शन से। तो ऐसा नहीं है, हमें उनको एजुकेट करना है कि हमारे जितनी भी डोजेस हमें बताई गई है वो हमें लेनी है। लाइक अगर 3 डोजेस हैं तो हमें 3 कंप्लीट डोज लेनी है। नेक्स्ट इज रजिस्टर मेंटेन करना है। अगर कोई भी वैक्सीनेशन हम किसी भी वर्कर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, इसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है कि हाँ इस वर्कर को इस टाइम पे इतनी डोजेस और ये वाली वैक्सीन लग चुकी है। ठीक है, और इसमें एक टेबल आती है जिसमें बहुत सारी वैक्सीनेशंस हैं, ठीक है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगी लास्ट में। ठीक है, वो आप पढ़ लेना कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन कौन कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन कौन से हेल्थ केयर वर्कर टीम को दी जाती है। निडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन एंड पीईपी। पीईपी की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। मतलब कि निडल स्टिक इंजरी अगर हो गई है या फिर नहीं हुई है तो उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और अगर हो गई है तो उसमें क्या क्या प्रोफाइल एक्सेस हमें प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट एंड मैनेज ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू ब्लड बोर्न पैथोजेंस वाया शार्प इंजरीज। मतलब कि ऐसे प्रोटोकॉल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, टू प्रिवेंट और मैनेज द ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स। किसकी वजह से हो सकते हैं, जो कि ब्लड बोर्न पैथोजेंस की वजह से हो सकता है, जो कि किसके थ्रू ट्रांसफर होता है हमारी बॉडी में, शार्प निडल, जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि निडल हो गई, ठीक है, सिरिंज वगैरह से। तो इसके लिए प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं कि सेफ हैंडलिंग, मतलब कि जो भी सिरिंज वगैरह जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है, सेफली हैंडल करना है। ठीक है, सेफली हैंडल का मतलब क्या है कि अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको सही प्रैक्टिस आनी चाहिए हमें उसे यूज़ करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज बीएमडब्ल्यू। बीएमडब्ल्यू में ऐसे क्या मतलब है कि जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि नीडल हो गई, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प इक्विपमेंट है, उसे हमें डिस्पोज करना है किसमें, पंचर प्रूफ बिन में, जो कि कौन सा होता है, वाइट बिन। तो बीएमडब्ल्यू का मतलब है कि प्रॉपर डिस्पोजल हमें करना है। नेक्स्ट इज सेफ्टी सिरिंजेस। सिरिंजेस की सेफ्टी हमें वो करनी है, मतलब कि सेफ्टी सिरिंजेस का मतलब यहाँ पे यह है कि हमें सही प्रैक्टिसेस यूज़ करनी है। ठीक है, आईवी लगाते टाइम या फिर इंजेक्शन लगाते टाइम। नेक्स्ट इज रिफ्यूज रिकैपिंग। अगर हमने इंजेक्शन या फिर आईवी यूज़ कर लिया है तो हमें उसे रिकैप नहीं करना चाहिए, तो हमें रिकैपिंग को रिफ्यूज़ करना चाहिए, बिकॉज रिकैपिंग करते टाइम हमारा जो निडल होती है इंजेक्शन की, जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है, कंटामिनेट हो चुकी है, वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करके हमें इन्फेक्शन कोज कर सकती है। नेक्स्ट इज पीईपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। पीईपी क्या होता है, ठीक है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिसिस। पोस्ट मतलब बाद में, एक्सपोजर मतलब एक्सपोज में आने के बाद, मतलब एक्सपोज में किसी भी निडल स्टिक इंजरी के एक्सपोज में अगर आप आ जाते हो तो उसके बाद आपको क्या क्या ट्रीटमेंट लेने हैं या फिर किस किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करनी है। ठीक है, तो क्या क्या करना है आपको, हैंड वॉश। सबसे पहले अगर आपको निडल स्टिक इंजरी हो गई है तो आपको रनिंग वाटर में हैंड वॉश करना है विथ सोप। ठीक है, नेक्स्ट इज रिपोर्ट इंसिडेंट्स टू सुपरवाइजर और आईसीएन। अगर निडल स्टिक इंजरी हो गई है, हैंड वॉश करने के बाद आपको किसी भी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करना है कि निडल स्टिक इंजरी हो गई है। ठीक है, अगर सुपरवाइजर को नहीं करते हो तो आईसीएन को करना है। आईसीएन कौन होती है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। नेक्स्ट इज टेस्ट पेशेंट एंड वर्कर।
मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर नीडल स्टिक इंजरी हो गई है किसी वर्कर को तो हमें सिर्फ उसी का टेस्ट करना है, नहीं, हमें पेशेंट दैट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन उसका भी टेस्ट करना है। ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि अगर उसको पता करने के लिए कि उसको कौन सा इन्फेक्शन है, ठीक है, उसी के लिए हम उसको एंटी ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। जैसे कि HIV, HPV एंड HCV, इन तीनों का टेस्ट हम करेंगे, किसका? पेशेंट का भी और वर्कर का भी। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, मतलब कि हमें जो वर्कर है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन देनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज HIV। हाँ, सपोज कि अगर कोई वर्कर है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लग चुकी है तो आप दोबारा दोगे उसको? नहीं दोगे। ठीक है, हमें इंश्योर करना है कि उसको वैक्सीनेशन लगी है या फिर नहीं लगी है। अगर उसको इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो हमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन क्या है, वर्कर को प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट इज HIV PEP विद इन 2 hours इफ सोर्स इज HIV पॉजिटिव। HIV PEP का मतलब क्या है कि हमें HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड करना है विद इन 2 hours, मतलब कि अगर वर्कर को हो जाता है किसी भी नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है ऐसे पेशेंट के नीडल से जो कि HIV पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमें विद इन 2 hours ऑफ एक्सपोजर क्या करना है, HIV PEP प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग एंड फॉलो अप ब्लड टेस्ट। ठीक है, क्या करना है, हमें काउंसलिंग करनी है जो भी वर्कर है उसकी, और उसको सजेस्ट करना है कि वो फॉलो अप करे, किसके लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, ताकि हम इंश्योर कर पाए कि उसको इन्फेक्शन से वो प्रिवेंट हो चुका है या फिर नहीं। नेक्स्ट आता है इसकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमने निडल स्टिक इंजरी में पढ़ी थी वही सेम आएंगी। ठीक है, मतलब रजिस्टर मेंटेन करना है और प्रोफाइलेक्सिस प्रोवाइड करनी है, तो यही सब है। तो इस जो 3 हमने अभी टॉपिक पढ़े उसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है PEP। ठीक है, और इसके PYQs मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई चुकी हूँ। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।